महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने और बीजेपी से विधायकों के समर्थन का लेटर पेश करने को कहा है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच मुंबई में बीजेपी नेताओं की बैठक। सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं बीजेपी के। विपक्ष में भी बैठकों का दौर। एनसीपी और कांग्रेस विधायकों ने बारी बारी से उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। होटल में विधायकों से मिले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शरद पवार ने सोनिया गांधी से फोन पर की बात। पवार ने कहा अब सब कुछ ठीक है। पवार ने विधायकों से की मुलाकात। फडणवीस सरकार पर कांग्रेस एनसीपी का बड़ा हमला। सुरजेवाला बोले बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। एनसीपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा। दिल्ली में कल महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर सोनिया गांधी के घर पर बैठक। कांग्रेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप की सुबह 10 बजे बुलाई गई है बैठक। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच घर में समर्थकों से मिले अजित पवार। डिप्टी सीएम को भरोसा, फ्लो टेस्ट में पास होगी बीजेपी सरकार। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार का दावा, फडणवीस सरकार के पास 170 विधायकों का समर्थन, सदन में साबित करेंगे बहुमत। आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। मनोज तिवारी को बनाकर रहेंगे सीएम। पीएम मोदी ने की मन की बात। एनसीसी दिवस पर कैडेट्स को दी बधाई। कहा देश का सबसे बड़ा संगठन है। एनसीसी बच्चों के साथ अनुभव को साझा किया। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हवा का स्तर फिर से खराब हुआ। इंडिया गेट के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार। गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण का खतरा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बौखलाए नक्सलियों की करतूत। सरकारी गाड़ियों में लगाई आग, कई गाड़ी जलकर खाक। बिहार के हाजीपुर में हथियारबंद लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की। करीब 21 करोड़ के सोने लूटकर भाग गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई है बदमाशों की करतूत। एमपी के सिगरौली में बदमाशों का आतंक। दुकानदार पर दर्जन भर बदमाशों ने किया हमला। दुकानदार को जमकर पीटा। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी। हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी शामली से गिरफ्तार किए गए। खालिस्तानी आतंकियों को करते थे गोला बारूद सप्लाई। यूपी के चंदौली में तिब्बती शरणार्थियों के उलिन के दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जारी है बर्फबारी का सितम। जोजिला पास पर जबरदस्त बर्फबारी में फंसे सैकड़ों सैलानी रेस्क्यू कर निकाला गया। हिमाचल के कई इलाकों से टूटा संपर्क। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। घर मकान पर जमी बर्फ की चादर। सड़कों पर बर्फ जमने से ऊंचाई वाले इलाकों से संपर्क टूटा। सर्दियों में भी सब्जी की कीमतों में लगी आग। आसमान छूती कीमतें कंट्रोल से हुई बाहर। प्याज के दाम अब भी हरी सब्जी की तरह महंगी हो गई। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। बांग्लादेश को पारी और 40 रनों से हराया। सीरीज पर 2-0 से अजय बढ़त। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज नेशन पर आपको दिखाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। 7 बदमाशों ने मिलकर एक फाइनेंस कंपनी में वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से हेलमेट पहने बदमाश कंपनी के दफ्तर में दाखिल होते हैं। एक बदमाश के हाथ में हथियार है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में यह फाइनेंस कंपनी का दफ्तर है जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए किस तरीके से लुटेरा आपको हेलमेट पहना हुआ नजर आ रहा है। 2 शख्स इस वीडियो में नजर आते हैं। ये वो बदमाश है जो लूट के इरादे से घुसे थे और लूटपाट कर यहां से चलते बने। ये तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मुजफ्फरपुर के इन बदमाशों को देखा जा सकता है जो फाइनेंस कंपनी के भीतर घुसकर लूटपाट करने के बाद फरार हो गए। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। शपथ ग्रहण करने के बाद बीजेपी के लिए बहुमत साबित करना बड़ी चुनौती है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर पार्टी विधायकों की बैठक हुई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने विधायकों से मुलाकात की। सरकार को लेकर मंथन किया। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आज कोर्ट ने नोटिस दिया था। वहीं एनसीपी और शिवसेना भी सरकार बनाने को लेकर पूरा जोर लगा रही है। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के विधायकों से भी मुलाकात की। तो मुलाकातों का दौर चल रहा है। अपने अपने विधायकों को समझा बुझाकर अपने पास रखने की कोशिश हो रही है। मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें तमाम विधायकों से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो रही है। इसमें सरकार को लेकर चर्चा हो रही है कि शपथ ग्रहण तो हो गया है लेकिन अब इस सरकार को चलाना कैसे है, बहुमत साबित करना कैसे है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। मुंबई में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना चाहती हैं, वो पार्टियां
भी तैयारी कर रही है, यानी कि कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, एनसीपी भी तैयारी कर रही है और शिवसेना भी तैयारी कर रही है ताकि किसी तरीके से बीजेपी को बहुमत साबित करने से रोका जा सके। कई विधायक इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी की इस अहम बैठक में। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी का यह मंथन चल रहा है। विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं। बहुमत की चुनौती है और यह चुनौती अब आसान नहीं लग रही है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने वो दस्तावेज भी मंगा लिए हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन हटाया गया और जिस आधार पर सरकार बनाने के लिए न्योते को स्वीकार किया गया। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीर में बीजेपी विधायक से फडणवीस की मुलाकात हो रही है और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, बताइए इस मंथन के क्या मायने हैं और बीजेपी तमाम विधायकों को एक साथ बिठाकर बातचीत कर क्या करना चाहती है? विद्यानाथ, देखिए, इस मीटिंग का सीधा मकसद यही है कि अब जितने भी विधायक हैं या फिर कहे कि समूची पार्टी को एक्टिव मोड में लाना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब मामला जो है कोर्ट की दहलीज पर है और मुमकिन ये भी है कि कोर्ट ये कह दे कि 30 नवंबर नहीं, उसके पहले बहुमत साबित किया जाए, जैसा कि हम कर्नाटक में देख चुके हैं कि महज 24 घंटे का वक्त मिला था येदियुरप्पा को अपनी बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो अगर ऐसे हालात बनते हैं तो पार्टी की रणनीति उसमें क्या होगी, इस पर मंत्रणा करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। और खुद अब से थोड़ी देर पहले जिन बीजेपी नेताओं के संपर्क में मैं आया, उन्होंने यही कहा कि पार्टी एक एक्टिव मोड में है और वो विश्वास रखती है इस बात का कि वो बहुमत साबित कर देगी, लेकिन इस दरमियान उनके विधायक जो हैं वो उनका हौसला बना रहे, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। एक अनौपचारिक मीटिंग है, इसमें सभी विधायक शामिल नहीं है, बल्कि जो मुंबई में थे वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और जिन्हें देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल खुद संबोधित कर रहे हैं। जी विकास, आप बने रहिए, आपके पास लौट कराऊंगा, क्योंकि बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने है कि बहुमत का आंकड़ा वो कैसे जुटाएगी और बहुमत कैसे साबित करेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई में शिवसेना और एनसीपी की बैठक खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे के साथ ये बैठक चल रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी के विधायकों को कहा है कि ये गठबंधन लंबा चलेगा और विश्वास दिलाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से। हमारे पास नंबर है, सरकार हमारी बनेगी। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं फडणवीस, दूसरी तरफ पंकज एनसीपी और शिवसेना के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। खुद उद्धव ठाकरे समझा रहे हैं तमाम विधायकों को कि हमारे पास आंकड़ा है, सरकार 5 साल तक चलाएंगे, विश्वास दिलाने की कोशिश है। कि ये देखिए विद्या, इस वक्त सबसे चुनौतीपूर्ण सफर किसी का है तो वो है शिवसेना का। शिवसेना के लिए ये सबसे ऐसा चुनौती भरा ये समय है, क्योंकि इस वक्त अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है, एनसीपी अगर उनको समर्थन दे देता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का होगा। ऐसे में शिवसेना ना सिर्फ अपने विधायकों को संभालने में लगी है, साथ ही वो कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को भी संभालने में लगी हुई है। इस वक्त मैं जहां पर हूं, होटल रेनिसेंस, यहाँ पर एनसीपी के तमाम विधायक को ठहराया है और लगातार एनसीपी के नेता तो यहां पर पहुंच ही रहे हैं, साथ ही जो शिवसेना के नेता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले यहां से उद्धव ठाकरे यहां से अभी बाहर निकले हैं और बैठक जो है वो समाप्त हुई है और उद्धव ठाकरे ने एनसीपी को और उनके तमाम जो विधायक हैं उनको भरोसा दिलाया है कि हमारे पास नंबर है, सरकार हमारी बनेगी और आप लोग चिंता ना करें। यानी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी है और उद्धव ठाकरे यहां पर फेल होना नहीं चाहते। वो अपने विधायकों के अलावा एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को भी बुझाने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, शरद पवार अपने विधायकों से मिलकर शरद पवार बाहर निकल रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग, आदित्य ठाकरे, माफ कीजिएगा, आदित्य ठाकरे अभी जस्ट बाहर निकले हैं, उसके पहले उद्धव ठाकरे बाहर निकले थे और अब आदित्य ठाकरे बाहर निकले हैं और शरद पवार भी पीछे बाहर निकल रहे हैं। लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है, ऐसे में अब जब तक कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए आगे नहीं बढ़ती और तब तक अपने अपने विधायकों को संभालना ये सबसे बड़ी चुनौती है, खास तौर पर एनसीपी के लिए, शिवसेना के लिए और कांग्रेस के लिए। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शिवसेना के विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रातों रात
अजीत पवार ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया और खुद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में अब कुछ भी कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि उनके पास 170 और 170 का आंकड़ा है। तो ये जो 170 आंकड़ा अगर बीजेपी के पास आएगा तो कौन वो विधायक होंगे जो शिवसेना में, एनसीपी में या कांग्रेस में बैठकर भी बीजेपी को भरोसा दे रहे हैं? वो कौन है? उन्हें रोकने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए ये तीनों ही पार्टियां एक साथ आकर लगातार अपने विधायकों को समझाने बुझाने में और बताने में लगी हुई है कि वो किसी भी और बात पर ध्यान ना दें। उनके पास बहुमत है और सरकार उन्हीं की बनेगी। ठीक है पंकज, आप भी बने रहिए हमारे साथ, विकास भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अजीत पवार की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें पीएम मोदी को उन्होंने शुक्रिया कहा है। वो लिखते हैं ट्वीट में, हम महाराष्ट्र में स्थायी सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने उनको कांग्रेचुलेशंस किया था, उनको बधाई दी थी शपथ लेने के बाद। और एक दिन बाद अब से करीब 9 मिनट पहले अजीत पवार ने ये ट्वीट का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है, थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वी विल इंश्योर अ स्टेबल गवर्नमेंट दैट विल वर्क हार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ महाराष्ट्र। तो यानी कि आज इस मैसेज के मायने क्या है यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर अजीत पवार ने कल उन तमाम लोगों को शुक्रिया नहीं कहा जो उनको बधाई दे रहे थे। आज अब से कुछ देर पहले अजीत पवार उन तमाम लोगों को शुक्रिया कह रहे हैं। विकास, इसके क्या मायने हैं? क्या अजीत पवार, जिनको लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो अलग थलग अकेले पड़े हुए हैं, शरद पवार तमाम अपने विधायकों को साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि गेम अभी बाकी है, ये खेल अभी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं? जी बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए पत्ते कोई नहीं खोलना चाहता, ना अजीत पवार अपने पत्ते खोलना चाहते हैं और ना बीजेपी खोलना चाहती है। लेकिन इन दोनों ही खेमों से जो बयान आ रहे हैं उसमें वो 170 का आंकड़ा छूने तक का दावा कर रहे हैं। खुद जब मेरी सवेरे आज आशीष शेलार जो कि बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई तो उन बड़े आत्मविश्वास से उन्होंने कहा कि 170 का आंकड़ा हम छुएंगे और बहुमत बड़े आसानी से साबित हो जाएगा। अजीत पवार भी शपथ लेने के बाद से ही बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि प्रत्यक्ष रूप में आज वो अपने खेमे में बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी वजह से एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई है। ज़्यादा विधायक जो हैं, कम से कम जो आंखें देखती हैं उसके हिसाब से तो वो शरद पवार के खेमे में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई अलग खेल चल रहा है और यही खेल जो है इन दोनों नेताओं के आत्मविश्वास की वजह बना हुआ है कि ये दावा कर रहे हैं कि 170 का आंकड़ा तक ये छू सकते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री के बधाई संदेश का रिप्लाई करना और वो भी ये कहना कि वो एक स्थिर सरकार देंगे, इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी रणनीति है जिसका खुलासा न अजीत पवार करना चाहते हैं और न बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। लेकिन कोई एक छद्म समझौता जरूर हुआ है इन चीजों को लेके और यही इनके आत्मविश्वास का कारण है कि बहुमत का आंकड़ा जरूर छू लिया जाएगा। विद्यानाथ, अब इससे थोड़ी बेचैनी ऐसे लग रहा है कि विकास एनसीपी के खेमे में बढ़ जाएगी। अजीत पवार ने जो ट्वीट किया है जिसको हम दिखा रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे दर्शक उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखिए, आप इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेशंस कल कहा था अजीत पवार को और आज अब से कुछ ही मिनट पहले अजीत पवार उसका जवाब देते हैं। हालांकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के इस मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तमाम उन लोगों के मैसेज का जवाब दे रहे हैं जिन्होंने मुबारकबाद दी थी, कल बधाई दी थी अजीत पवार को। तो आज इसके मायने हैं और वही मैं कह रहा हूं विकास कि इससे एनसीपी में थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई होगी, खलबली मच जाएगी एनसीपी में। जी बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए एनसीपी इस समय बेहद ज़्यादा डरी हुई है कि उसके किस विधायक की निष्ठा कब जवाब दे देगी उन्हें पता नहीं है और इसी वजह से उनके पार्टी का सबसे शीर्ष नेता मतलब शरद पवार खुद उन तमाम विधायकों के साथ बैठा हुआ है जहां पर ये मीटिंग चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले खुद एनसीपी के विधायक वहां पे मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे और तो और जो दूसरी पार्टियां हैं मसलन शिवसेना, उसके भी कुछ शीर्ष नेता वहां पर पहुंचे थे। आप ये समझ सकते हैं कि जो ये तीनों ही पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इनमें किस हद तक ये डर बैठा हुआ है कि वो अपने विधायकों को खो देंगे। यहाँ पर एक पक्ष ऐसा है जो आत्मविश्वास से लबरेज है, दूसरा पक्ष ऐसा है
जो ये मानता है कि कौन सा विधायक उनसे कब टूटेगा उन्हें नहीं पता, और उन विधायकों को जोड़कर रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी वजह से होटल बुक किए गए हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, कई दिनों के लिए। और सभी विधायकों को फरमान जारी किया गया है कि वो इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अपने मोबाइल से उन्हें दूर रखा गया। तो इस किस्म की कोशिशें इन पार्टियों की तरफ से होती हैं, जो ये बताती हैं कि वो बीजेपी से कितनी खौफजदा है। जी विद्यानाथ। विकास, आप बने रहिए। अपने दर्शकों को जरा आज की 10 बड़ी बातें भी बता देते हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई अभी तक की 10 बड़ी बातें क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ वो स्थिर सरकार देंगे, लोगों की भलाई के लिए वो काम करेंगे। दूसरी तरफ मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर पार्टी शिवसेना के साथ एनसीपी के विधायक जो हैं वो बैठक कर रहे थे। एनसीपी विधायकों ने भी उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इसके अलावा एनसीपी ने राज्यपाल को 41 विधायकों का पत्र सौंपा है। ये तमाम बड़ी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल महाराष्ट्र मामले की सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। केंद्र फडणवीस और अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने के गवर्नर के आदेश की कॉपी भी मांगी है। नवीं बड़ी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से विधायकों का समर्थन पत्र भी मांगा है। और 10वीं बड़ी बात यह कि तुरंत फ्लोर टेस्ट जो आज कराने की मांग शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से की गई थी, उनके वकील की तरफ से की गई थी, उसको कोर्ट ने आज के लिए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले वो तमाम दस्तावेज देखेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो ये तमाम 10 बड़ी बातें आज की हैं जो अपडेट्स के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख थी वो कल तक टल गई है और निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार गठित की गई वो कहीं ना कहीं गलत पत्र के आधार पर गठित की गई है। निश्चित रूप से इस सरकार के पास बहुमत नहीं है। जहां तक एनसीपी विधायकों का सवाल है, कल तक 5 विधायक हमारे संपर्क में नहीं थे, जिसमें से 2 लौटे हैं। तीसरे विधायक ने भी वीडियो के जरिए अपना संदेशा भेजा है। शाम होते होते सारे विधायक हमारे लौट आएंगे। सरकार के पास बहुमत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देवेंद्र जी इस्तीफा दे दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को पराजित करेंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार का गठन करेंगे। मैं शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी के नेतृत्व में जिन्होंने शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए वो आए, लेकिन 30 नवंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमको विश्वासदर्शक ठराव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को सामने जाने के लिए कहा है, उसमें 170 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन से ये सरकार पूर्ण रूप से 5 साल देवेंद्र जी और अजित पवार के नेतृत्व में काम करेगी। ये स्थायी सरकार बनने वाली। तो एक तरफ दावा यह है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस स्थायी सरकार देने का, सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की, अजित पवार शपथ ले चुके हैं उप मुख्यमंत्री पद की। अब सवाल यह है कि बहुमत का आंकड़ा साबित करना है बीजेपी को। चुनौती बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच अजित पवार की तरफ से जो कल बधाइयां उनको मिली थी, उनका जवाब आज अब से कुछ मिनट पहले दिया गया है। सवाल यह है पंकज कि आज बधाइयों के जवाब देने के मायने क्या है, इसको कैसे समझे? इसको क्या यह समझे कि कल से ज्यादा आत्मविश्वास जो है अजित पवार का आज है सरकार बनाने को लेकर, या कल से जो हम सुन रहे हैं कि तमाम वो नेता या विधायक जो एनसीपी के हैं, शरद पवार के साथ चले गए हैं, वो अब भी अजित पवार के साथ बने हुए हैं? देखिए विद्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस
पूरे तीनों पार्टियों के बीच कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो लगातार इन बड़े नेताओं को अपना भरोसा दे रहे हैं। जिस तरह से अजीत पवार शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने ट्वीट पर, कहीं ना कहीं जिस तरह से आशीष शेलार ने कहा कि 170 विधायक हम साबित करेंगे, उतने लोग हमारे साथ हैं। शिवसेना भी लगातार कह रही है हमारे साथ भी 170 विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो अभी भी अंदर से एनसीपी अजीत पवार को जो है वो अपना समर्थन दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि अजीत पवार में ये हिम्मत है कि वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अजीत पवार से एनसीपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो मुलाकात करने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, जो भी नाराजगी है, जो भी चीजें हैं वो दूर हो जाएगी, आप वापस आ जाइए। लेकिन अजीत पवार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो ना तो बाहर निकल रहे हैं और ना ही मीडिया से भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का वो ट्वीट उन्होंने अभी किया है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और अपने जो डिसीजन उन्होंने लिया है उस पर वो कायम है। अभी की बात करें तो कुछ देर पहले यहां से उद्धव ठाकरे निकले हैं। उद्धव ठाकरे एनसीपी के विधायकों से मुलाकात करके अब कांग्रेस के विधायकों से मिलने वो जेडब्ल्यू मैरियट होटल में गए हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता में है कि आखिर ज्यादा चिंता उनके लिए ही है पंकज, और इसीलिए वो एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना के विधायकों से तो वो बात कर रहे हैं, यानी कि अपने विधायकों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के विधायक कहीं छिटक जाएं। इसलिए उद्धव ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों से। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फौरन वापस लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए न्यूज़।